हेलो एवरीवन, मेरा नाम आर्यन अग्रवाल है और अब हम बात करते हैं हेटेरोजीनस इक्विलिब्रियम के बारे में। तो अगर कोई भी ऐसी केमिकल रिएक्शन हो जिसमें मिनिमम दो टाइप के फेज अलग अलग प्रेजेंट हो, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, या चारों के चारों फेज भी प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, चार टाइप के फेज थे, सॉलिड, लिक्विड, गैस और एक्वस। तो इन चारों में से कोई भी दो मिनिमम फेज प्रेजेंट होने चाहिए इन रिएक्टेंट्स एज वेल एज प्रोडक्ट्स। ठीक है, मिला के रिएक्टेंट और प्रोडक्ट मिला के आपके मिनिमम दो फेज अलग अलग प्रेजेंट होनी चाहिए, तभी ऐसे कंडीशन में जो आपका इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा उसको आप हेटेरोजीनस इक्विलिब्रियम बोलोगे। तो इन रिएक्शंस का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा उसका फॉर्मेट तो ही रहेगा अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट अपॉन में अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट ईच रेज़ टू द पावर देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। लेकिन इन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के एक्सप्रेशन लिखते टाइम अपने को कुछ बातें ध्यान होनी चाहिए कि अगर आपका एक्वस फेज है तो एक्वस फेज के लिए आप अमाउंट किस टर्म्स में लिखोगे, कंसंट्रेशन के टर्म्स में लिखोगे, मोलारिटी के टर्म्स में लिखोगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका गैसियस फेज है तो आप अमाउंट कंसंट्रेशन या मोलारिटी के टर्म्स में भी लिख सकते हो और पार्शियल प्रेशर के टर्म्स में भी लिख सकते हो, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन अगर प्योर सॉलिड है या प्योर लिक्विड है तो आप अमाउंट किस फेज में लिखोगे। ठीक है भाई, पार्शियल प्रेशर तो डिफाइंड नहीं होता, तो एक बहुत ही कॉमन चीज़ आती है कि कंसंट्रेशन के टर्म्स में लिख सकते हैं, लेकिन एक्चुअली इनको इंक्लूड ही नहीं करते, इनको हम इग्नोर कर देते हैं। प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड के अमाउंट को हम लिखते ही नहीं है इन द केस ऑफ हेटेरोजीनस इक्विलिब्रियम, जिसे कन्वेंशनली लोग बोल देते हैं कि वन ले लेते हैं। हालांकि ये कहना एब्सोल्युटली रॉन्ग है, लेकिन मैक्सिमम जगह ऐसे ही पढ़ाया जाता है कि प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड के अमाउंट को आप वन ले लो। वो ऐसी बात है कि जिसका कुछ नहीं उसका वन तो है ही भाई। अब इस तरीके से अगर कोई रिएक्शन है, ठीक है, कि बी रिवर्स कि आपका ए रिवर्सिबली चेंजिंग इनटू ए रिवर्सिबली चेंजिंग इनटू बी। ठीक है, अब ए आपका क्या है, सॉलिड है, और बी आपका क्या है, गैस है। ठीक है, तो इस तरीके से है, तो आप क्या लिखोगे, आप इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या लिखोगे, आप अमाउंट ऑफ बी अपॉन में अमाउंट ऑफ ए लिखोगे। अब आपने इसको इंक्लूड ही नहीं करा, तो आप क्या लिखोगे, खाली अमाउंट ऑफ बी लिखोगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, क्योंकि ए आपका सॉलिड था, प्योर सॉलिड था। या फिर आप बोल दो कि मैंने वन मान लिया, तो भी बात तो वही है, चाहे आप इसको ऐसे लिखो चाहे इसको ऐसे लिखो, आप खाली अमाउंट ऑफ बी लिख दो या फिर अमाउंट ऑफ बी अपॉन में वन लिख दो, तो बात आपकी वही है। लेकिन आपका अच्छे से अगर एकदम क्लैरिटी के साथ बोला जाए तो हम इसको इंक्लूड ही नहीं करते हैं। इसका रीज़न केमिकल काइनेटिक्स में आता है। हालांकि आप वन भी मान लोगे तो आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालने में, उसका एक्सप्रेशन निकालने में आप कहीं भी गलती नहीं करोगे। तो चाहो तो वन कन्वेंशनली मान लो, लेकिन ध्यान रखो, मन मंदिर में ये बात बसा लो कि प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड को हम इंक्लूड ही नहीं करते हैं। इसका रीज़न केमिकल काइनेटिक्स में आएगा। ठीक है, तो अब हेटेरोजीनस इक्विलिब्रियम की जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं इसको मैंने तीन तरीके से क्लासिफाई करा है। एक होती है हेटेरोजीनस गैसियस बट नॉट एक्वस। भाई हेटेरोजीनस गैसियस का क्या मतलब, सॉलिड लिक्विड तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, दोनों में से कोई एक तो हो गई तभी हेटेरोजीनस होगा। ठीक है, सॉलिड लिक्विड से हमें लेना देना नहीं है। क्यों लेना देना नहीं, क्योंकि उसे तो हमें इंक्लूड ही नहीं करना है। ठीक है, बात समझो ना, कि सॉलिड लिक्विड से तो हमें लेना ही देना नहीं है, उसे तो इंक्लूड ही नहीं करना है। तो सॉलिड लिक्विड दोनों में से कोई भी हो सकता है। साथ ही साथ गैसियस मतलब गैस तो होगी ही होगी, लेकिन कभी भी एक्वस नहीं होगी। दूसरा क्या है कि हेटेरोजीनस एक्वस बट नॉट गैसियस, मतलब हेटेरोजीनस का मतलब सॉलिड लिक्विड दोनों में से कोई भी हो सकता है, साथ ही साथ एक्वस तो होगा ही होगा, लेकिन कभी भी गैस नहीं होगा। और तीसरा हम पढ़ेंगे जिसमें गैस और एक्वस दोनों साथ होंगे। ठीक है, तो तीन टाइप से इनको क्लासिफाई करा है। ठीक है, अलग अलग टाइप से क्यों क्लासिफाई करा है, क्योंकि अलग अलग में अलग अलग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिफाइंड होते हैं। हेटेरोजीनस गैसियस बट नॉट एक्वस की बात करूं तो सॉलिड लिक्विड से तो लेना देना नहीं, एक्वस है नहीं। अब खाली हमें गैस से मतलब है। गैस के लिए हम क्या कर सकते हैं, याद करो, गैस के लिए हम कंसंट्रेशन के टर्म्स में भी अमाउंट लिख सकते हैं, पार्शियल प्रेशर के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। तो बोथ Kp एंड Kc वुड बी डिफाइंड, और Kp Kc दोनों डिफाइंड होंगे तो Kp और Kc में रिलेशन भी एप्लीकेबल होगा। Kp की यूनिट्स आ जाएंगी ATM रेज़ टू पावर डेल्टा Ng, Kc की यूनिट आ जाएंगी मोल पर लीटर रेज़ टू पावर में डेल्टा Ng। बिल्कुल एकदम मक्खन मलाई से हमारे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो चलो ट्राई करते हैं एग्जाम्पल, जैसे कि ट्वाइस कार्बन सॉलिड प्लस O2 गैस रिवर्सिबली चेंजिंग इनटू ट्वाइस ऑफ CO गैस। अब इसका Kc का एक्सप्रेशन हमें लिखना हो तो क्या करेंगे, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, कार्बन मोनोऑक्साइड की कंसंट्रेशन रेज़ टू पावर में इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। रिएक्टेंट में अब देखो एक हमारा सॉलिड है, तो भाई प्योर सॉलिड को तो हम लिखेंगे ही नहीं। अब इसको यहाँ पे आप साइड में चाहे वन लिख दो चाहे मत लिखो, बात एक ही है, लेकिन एक्चुअल में प्योर सॉलिड को हम लिखेंगे ही नहीं। अब ये हमारा गैस है, तो गैस की कंसंट्रेशन यानी कि ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन रेज़ टू पावर में इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। यूनिट की बात करें मोल पर लीटर रेज़ टू पावर में डेल्टा Ng। डेल्टा Ng मतलब प्रोडक्ट साइड की गैसेस मोल्स 2, रिएक्टेंट साइड की गैसेस मोल्स 1, तो डेल्टा Ng 1 आ गया। ठीक है,
सिमिलरली केपी की यूनिट भी आ जाएगी एटीएम रेज टू पावर में 1। ठीक है, केपी का एक्सप्रेशन की बात करें तो क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट रेज टू पावर में उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट में आपका कौन सा ऑक्सीजन रेज टू द पावर में इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1। अगेन प्योर सॉलिड को आप इंक्लूड नहीं करोगे, चाहे केसी का एक्सप्रेशन हो चाहे केपी का एक्सप्रेशन हो। मैंने जनरल बता दिया कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में आपको क्या क्या ध्यान रखना है, कि चाहे केसी हो चाहे केपी हो, दोनों के लिए यही बातें वैलिड हैं। ऐसा नहीं कि खाली केसी के लिए चाहे खाली केपी के लिए, सभी टाइप के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए आपको ये बातें ध्यान रखनी है। ठीक है, एक और एग्जांपल करते हैं और क्लैरिटी आएगी। साथ ही साथ केपी और केसी में रिलेशन भी हम एस्टैब्लिश कर सकते हैं। केपी इक्वल टू केसी इंटू आर टी की पावर डेल्टा एन जी की वैल्यू 1 आ ही जाएगी। ठीक है, तो अगर हम एक और एग्जांपल की बात करें, NH3 गैस प्लस HCl गैस रिवर्सिबली चेंजिंग इनटू NH4Cl सॉलिड, तो केसी का एक्सप्रेशन आपका क्या होगा, केसी का एक्सप्रेशन अब प्योर सॉलिड को तो आप लिखोगे ही नहीं, तो अब प्योर सॉलिड को लिखोगे नहीं तो यहाँ 1 क्यों लिख दिया भाई। प्योर सॉलिड को अगर आपने नहीं लिखा तो मैं चलो यहाँ कुछ नहीं लिखता, डिवाइडेड बाय क्या आएगा, दोनों गैस हैं। ठीक है, तो दोनों की कंसंट्रेशन आएंगी, रेज टू द पावर में उनका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट आएगा। तो भाई आप इस तरीके से ना लिख के क्या करोगे, आपका न्यूमरेटर में अगर आपको कुछ नहीं लिखना और डिनोमिनेटर में है तो आप जनरली ऐसे ही लिख देते हो ना 1 अपॉन करके, तो उस तरीके से बस मैंने कि तरीके से लिखने के लिए उसको 1 अपॉन करके लिख दिया, नहीं तो अब वैसे लिख दो, कोई इसमें गलत बात थोड़ी है। लेकिन बेसिकली ये है कि इंक्लूड नहीं करा गया, तो 1 तो वैसे लिख दिया। आई होप अब ये बात तो समझ आ गई होगी। केसी की यूनिट की बात करें तो मोल पर लीटर रेज़ टू पावर में डेल्टा एन जी, प्रोडक्ट साइड गैसेस मोल्स है नहीं, रिएक्टेंट साइड गैसेस मोल्स 2 हैं, तो 0 - 2 डेल्टा एन जी -2 आ जाएगा। केपी का एक्सप्रेशन की बात करें तो अगेन प्रोडक्ट साइड तो आपका क्या है, सॉलिड है, प्योर सॉलिड है, तो उसको इंक्लूड नहीं करोगे तो 1 लिख दो, डिवाइडेड बाय आपका क्या आ जाएंगे, दोनों आपके रिएक्टेंट गैसेज हैं तो दोनों के पार्शियल प्रेशर रेज टू द पावर उनका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट यूनिट केपी की एटीएम रेज टू पावर डेल्टा एन जी की वैल्यू -2 आ ही चुकी है। केपी केसी में रिलेशन केपी इक्वल टू केसी इंटू आर टी की पावर डेल्टा एन जी की वैल्यू -2। तो ये तीनों चीज़ हमने लिख ली, केपी का एक्सप्रेशन, केसी का एक्सप्रेशन और उन दोनों में रिलेशन और उन दोनों की यूनिट्स भी लिख दी। तो ये सब चीज़ तो लिख दी। अब अपने को क्लैरिटी होनी चाहिए कि हेट्रोजीनस गैसियस बट नॉट एक्वस में अपने को मास्टरी होनी चाहिए। ठीक है, अब एक यहाँ पे बात आती है जो कि इम्पॉर्टेंट है, वेपर प्रेशर ऑफ वोलेटाइल लिक्विड। अब भाई इसका क्या मतलब है। ठीक है, वैसे तो ये चीज़ लिक्विड सोल्यूशन में आती है, लेकिन यहाँ पे थोड़े बहुत क्वेश्चन इंटीग्रेट करके पूछ दिए जा सकते हैं। ठीक है भाई, वेपर प्रेशर ऑफ वोलेटाइल लिक्विड का क्या मतलब है कि भाई किसी भी कांस्टेंट टेम्परेचर पे द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स ऑफ अ सब्सटेंस ऑन इट्स लिक्विड सरफेस व्हेन देयर इज डायनेमिक इक्विलिब्रियम बिटवीन लिक्विड एंड गैसियस स्टेट। ठीक है, मतलब क्या मतलब है, ठीक है समझें। ठीक है, अगर मैंने एक क्लोज कंटेनर लिया, भाई क्लोज कंटेनर में ही आपका इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा, कह रहा है डायनेमिक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश करना है बिटवीन लिक्विड एंड गैसियस स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस। ठीक है, तो क्लोज कंटेनर लिया। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने एक लिक्विड ले लिया। ठीक है, एक लिक्विड लिया। ठीक है, एक अमाउंट में लिक्विड ले लिया। ठीक है, ये एक्स लिक्विड लिया सपोज। अब एक्स लिक्विड क्या करेगा, एक्स लिक्विड आपका एक्स गैस में चेंज होगा, अपनी वेपर फेज में, अपनी गैसियस फॉर्म में वो चेंज करेगा। ठीक है, ठीक है, अपनी गैसियस फॉर्म में चेंज होगा। ठीक है, जब जैसे जैसे वो गैसियस फॉर्म में चेंज होगा, पहले कौन से चेंज होंगे, पहले सरफेस के पार्टिकल क्या करेंगे, इवेपोरेट करेंगे। ठीक है, सरफेस के पार्टिकल इवेपोरेट करेंगे, लिक्विड से गैसियस फॉर्म में जाएंगे, और जैसे जैसे वो ऊपर जाएंगे तो ऊपर यहाँ पे इसकी जो टॉप सरफेस होगी, कंटेनर की जो टॉप सरफेस होगी, यहाँ पे कलेक्ट होंगे, और कलेक्ट होंगे तो इनका वॉल्यूम क्या करेगा, कम होगा। वॉल्यूम कम होगा तो कंडेंस होंगे, कंडेंस होंगे तो ये लिक्विड में चेंज होंगे। यानी कि एक्स लिक्विड क्या करा, एक्स लिक्विड एक्स गैस में चेंज हुआ और अगेन एक्स गैस एक्स लिक्विड में चेंज हो गया, तो बेसिकली एक रिवर्सिबल रिएक्शन एस्टैब्लिश हो गई। और अगर कोई भी रिवर्सिबल रिएक्शन एस्टैब्लिश हो जाएगी तो अल्टीमेटली इक्विलिब्रियम आ जाएगा उसमें। एनी रिवर्सिबल रिएक्शन वुड ऑलवेज अचीव इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो एक्स लिक्विड से एक्स गैस वाली रिएक्शन क्या है आपकी, इवेपोरेशन है, और एक्स गैस से एक्स लिक्विड वाली क्या है, कंडेंसेशन है। ठीक है, इतनी बात अपने को समझ में आती है। तो एक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो गया बिटवीन एक्स लिक्विड एंड एक्स गैस। ठीक है, अब एक्स जो गैस है, ठीक है, वो अपने लिक्विड की सरफेस पे कुछ प्रेशर लगाएगी। ठीक है भाई, वेपर है, एक्स गैस बेसिकली क्या है, वेपर फॉर्म है। अब वेपर फॉर्म अपने लिक्विड के सरफेस पे कुछ प्रेशर लगाएगी, बिल्कुल लगाएगी, और यही जो एक्स गैस है जो अपने एक्स लिक्विड के सरफेस पे जो प्रेशर लगाएगी, यानी कि वेपर फॉर्म ऑफ अ लिक्विड जब अपने लिक्विड सरफेस पे ही प्रेशर लगाएगी इक्विलिब्रियम पे, तो उसको आप क्या बोल दोगे, उसको आप वेपर प्रेशर बोल दोगे।
यही तो कह रहा है कि किसी भी कांस्टेंट टेम्परेचर पे द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स यानी कि गैस ऑफ अ सब्सटेंस ऑन इट्स लिक्विड सरफेस, मतलब जो कि वेपर बनी यानी कि एक्स गैस अपने एक्स लिक्विड के सरफेस पे जो प्रेशर लगा रही थी, कब, जब एक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो गया बिटवीन एक्स लिक्विड एंड एक्स गैस, तो उसी प्रेशर को आप क्या बोल दोगे, वेपर प्रेशर ऑफ दैट लिक्विड एट दैट टेम्परेचर। इतनी सी बात है, ठीक है। तो जो प्रेशर लगाएगी एक्स गैस एट इक्विलिब्रियम, उसी को क्या बोल दोगे, वेपर प्रेशर ऑफ एक्स लिक्विड एट टी केल्विन। वेपर प्रेशर लिक्विड के लिए डिफाइंड होता है, वेपर प्रेशर लिक्विड के लिए बोलोगे, वेपर प्रेशर कन्वेंशनली से ऐसे ही बोलते हैं, वेपर प्रेशर ऑफ एक्स लिक्विड एट टी केल्विन, ठीक है। अब एक बात आपको समझ में आनी चाहिए कि आपका एक रिवर्सिबल रिएक्शन थी, इस तरीके से एक्स लिक्विड रिवर्सिबली चेंजिंग इनटू एक्स गैस। इक्विलिब्रियम टाइम पे जो पार्शियल प्रेशर होगा एक्स गैस का, वही जो पार्शियल प्रेशर होगा एक्स गैस का इक्विलिब्रियम टाइम पे, वही तो प्रेशर एक्सर्ट करेगी वो अपने लिक्विड सरफेस पे, और जो पार्शियल प्रेशर होगा वही एक्सर्ट करेगी, तो वही वेपर प्रेशर है एक्स लिक्विड का। तो इक्विलिब्रियम टाइम पे जो पार्शियल प्रेशर है एक्स गैस का, वही वेपर प्रेशर है एक्स लिक्विड का। वेपर प्रेशर किसके लिए डिफाइंड होता है, एक्स लिक्विड के लिए डिफाइंड है, ठीक है। तो जो इक्विलिब्रियम टाइम पे जो पार्शियल प्रेशर है आपका एक्स गैस का, वही वेपर प्रेशर है एक्स लिक्विड का, क्योंकि जो पार्शियल प्रेशर होगा एक्स गैस का, वही प्रेशर वो अपने लिक्विड के सरफेस पे लगाएगी। तो जो पार्शियल प्रेशर एक्स गैस का, वही वेपर प्रेशर हो गया एक्स लिक्विड का। और अगर मैं इसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी कि केपी की बात करूँ, ठीक है, अगर मैं इसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी कि केपी की बात करूँ, तो केपी का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा इसके लिए, ठीक है, एक्स लिक्विड रिवर्सिबली चेंजिंग इनटू एक्स गैस। अब देखो केपी का एक्सप्रेशन क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ एक्स गैस एट इक्विलिब्रियम ऑब्वियसली रेज़ टू द पावर में इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट अपॉन में क्या, प्योर लिक्विड का पार्शियल प्रेशर लूंगा, नहीं लूंगा, क्योंकि प्योर लिक्विड को तो आप लेते ही नहीं हो। जब भी हेट्रोजेनस गैसियस बट नॉट एक्वस का केस होता है, तो आप प्योर लिक्विड को क्या करते हो, इग्नोर करते हो। हेट्रोजीनस में है आप प्योर लिक्विड और प्योर सॉलिड को इंक्लूड ही नहीं करते हो, इनको इग्नोर कर देते हो, ठीक है। तो अपॉन में 1 लिखो या ना लिखो, एक ही बात है, ठीक है। तो बेसिकली आपका वेपर प्रेशर हुआ क्या, क्या वेपर प्रेशर क्या केपी का एक्सप्रेशन हो गया, ठीक है, क्या केपी यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर हो गया। बेसिकली जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वही तो क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ एक्स गैस एट इक्विलिब्रियम, और जो पार्शियल प्रेशर ऑफ एक्स गैस है वही वेपर प्रेशर है। तो बेसिकली वेपर प्रेशर क्या हो गया आपका, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर हो गया, और वेपर प्रेशर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर हो गया। और हमें पता है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, इसीलिए वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड भी सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि वेपर प्रेशर किसके बराबर होता है, हमारे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर होता है फॉर अ प्योर वोलेटाइल लिक्विड, ठीक है। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात समझने की है कि जिस टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाता है, उसको बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दैट लिक्विड कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एकदम मल्टीपल जगह काम में आती है, इसको एकदम दिमाग में सेट कर लो कि उस टेम्परेचर जिस पे वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाता है, उसको बॉइलिंग पॉइंट बोलते हो दैट लिक्विड का। अगर एक्सटर्नल प्रेशर 1 atm है तो उसको नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट बोलोगे, और अगर एक्सटर्नल प्रेशर 1 bar है तो उसको स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट बोलोगे। ये बात दिमाग में आपके सेट होनी चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पे हमारी क्या बात है, सपोज हमारी एक केमिकल रिएक्शन हमें दी हुई है कि वाटर लिक्विड रिवर्सिबली चेंजिंग इनटू वाटर गैस, ठीक है, मतलब वाटर गैस मतलब वाटर इन गैसियस फॉर्म, वाटर इन लिक्विड फॉर्म रिवर्सिबली चेंजिंग इनटू वाटर इन गैसियस फॉर्म, ठीक है। अब इसके केसी का एक्सप्रेशन क्या आएगा, वही आपकी हेट्रोजिनस गैसियस बट नॉट एक्वस वाली टाइप की रिएक्शन है, बिल्कुल ठीक बात है, ठीक है। तो केसी का एक्सप्रेशन क्या आएगा, कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इन गैसियस फॉर्म रेज़ टू द पावर में इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1, ठीक है। अब डिवाइडेड बाय आपका प्योर लिक्विड को तो आपकी इग्नोर करोगे, प्योर लिक्विड को इंक्लूड नहीं करोगे, तो आपका सिर्फ और सिर्फ यही केसी का एक्सप्रेशन होगा। डिनोमिनेटर में 1 लिखना चाहो लिख लो, ठीक है। केसी की यूनिट क्या रहेगी, मोल पर लीटर इस टू पावर में डेल्टा एन जी की वैल्यू 1। केपी का एक्सप्रेशन की बात करूँ तो क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर इन गैसियस फॉर्म, ठीक है, रेज़ टू द पावर में इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1। ऑब्वियसली जिस टाइम पे केसी डिफाइंड है, केसी किस टाइम पे डिफाइंड है, इक्विलिब्रियम टाइम पे डिफाइंड है, तो केसी इक्विलिब्रियम टाइम पे डिफाइंड है, तो वाटर की जो कंसंट्रेशन ली है वो भी इक्विलिब्रियम टाइम वाली ली है, ठीक है। केपी इक्विलिब्रियम पे डिफाइंड है, तो जो पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर इन गैसियस फॉर्म होगा वो भी आपका इक्विलिब्रियम पे डिफाइंड होगा, और जो पार्शियल प्रेशर होगा वाटर वेपर का एट इक्विलिब्रियम, वही
वो अपने लिक्विड के सरफेस पे लगा रही होगी। देखो याद करो ना पिछले वाली बात, जो पार्शियल प्रेशर होगा वाटर का इन गैसियस फॉर्म वही वो अपने लिक्विड के सरफेस पे लगा रही होगी और वही वेपर प्रेशर कहलाएगा, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इन लिक्विड स्टेट एट टी केल्विन कहलाएगा। ठीक है, टी केल्विन की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अलग अलग टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर अलग अलग होगा। क्यों अलग अलग होगा, क्योंकि टेम्परेचर बदलने से आपका केपी बदल जाएगा और केपी बदल जाएगा तो वेपर प्रेशर भी चेंज हो जाएगा। तो कई बार क्वेश्चन में क्या करता है, आपको वेपर प्रेशर दे देता है, और वेपर प्रेशर देने का मतलब आपको इतना सा समझ में आना चाहिए, इसने वेपर प्रेशर दे दिया मतलब साला इसने हमें क्या दिया, इसने हमें केपी की वैल्यू दे दी, कुछ नहीं दिया मतलब केपी दे दिया इसने हमें। ठीक है, तो ये हमें क्वेश्चन में इंटरप्रेट करना पड़ता है केमिकल इक्विलिब्रियम के, कि अच्छा हमें इसने रिएक्शन दी और इसमें इसने भाई वाटर लिक्विड का भी वेपर प्रेशर दे दिया, तो हमें अभी क्या समझे इससे, भाई इसने हमें कुछ नहीं केपी की वैल्यू दे दी। ठीक है, ये हमें इंटरप्रेट करना होता है। ये सारी कहानी मैंने सिर्फ इसलिए बताई थी। अब नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या होता है आपको पता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है, और नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर आपका कब होता है, जब P एक्सटर्नल आपका कितना हो 1 atm हो, और बॉइलिंग पॉइंट पे क्या होता है, एक्सटर्नल प्रेशर वेपर प्रेशर के बराबर हो जाता है। तो अगर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है तो मतलब 100 डिग्री सेल्सियस पे वेपर प्रेशर ऑफ वाटर किसके बराबर हो जाएगा, 1 atm के बराबर हो जाएगा, मतलब 760 टॉर 760 टॉर के बराबर हो जाएगा। तो आपको ये बात भी ध्यान होनी चाहिए कि 100 डिग्री सेल्सियस पे वेपर प्रेशर ऑफ वाटर कितना होगा आपका 760 टॉर होता है। कई बार ये क्वेश्चन में डायरेक्टली यूज़ आ जाता है। ठीक है, तो अपने को ये बात समझ में आनी चाहिए। आई होप क्लैरिटी होगी। अब तो एक और एग्जांपल देख लेते हैं कि हमारे सपोज C6H6 बेंजीन लिक्विड रिवर्सिबली चेंजिंग इनटू बेंजीन इन गैसियस फॉर्म, तो केसी का एक्सप्रेशन क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ C6H6 इन गैसियस फॉर्म रेज़ टू द पावर में इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट डिवाइडेड बाय प्योर लिक्विड की कंसंट्रेशन, तो आप लोगे नहीं, प्योर लिक्विड को तो इग्नोर ही करोगे। केसी की यूनिट की बात करूँ तो मोल पर लीटर रेज़ टू पावर में डेल्टा एन जी की वैल्यू 1। ठीक है, सिमिलरली केपी का जो एक्सप्रेशन आएगा वो भी क्या आएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ C6H6 इन गैसियस फॉर्म रेज़ टू द पावर में इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1, और यही जो आपका केपी का एक्सप्रेशन होगा इस रिएक्शन के लिए, यही क्या कहलाएगा, वेपर प्रेशर ऑफ C6H6 लिक्विड एट टी केल्विन कहलाएगा। तो अगर आपसे वेपर प्रेशर आपको दे दे बेंजीन लिक्विड का, तो आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि आपको इस रिएक्शन का केपी दिया हुआ है, ये आप इंटरप्रेट करने योग्य होने चाहिए। ठीक है, एक और चीज़, ठीक है, कई बार आपको सॉलिड का भी दे देता है इस तरीके से कि आयोडीन सॉलिड रिवर्सिबली चेंजिंग इनटू आयोडीन गैस। ठीक है, तो केसी का एक्सप्रेशन आप निकाल सकते हो, केपी का एक्सप्रेशन निकाल सकते हो, प्योर सॉलिड को आप इंक्लूड नहीं करोगे। ठीक है, ठीक है, तो जो इस रिएक्शन का जो केपी होगा वो क्या होगा, वो वेपर प्रेशर ऑफ आयोडीन सॉलिड एट टी केल्विन होगा। बेसिकली जैसे वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वोलेटाइल लिक्विड डिफाइंड होता है, वैसे ही वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वोलेटाइल सॉलिड भी डिफाइंड होता है। तो इस तरीके से वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वोलेटाइल सॉलिड भी आप लिख सकते हो। ठीक है, तो कभी आपको प्योर वोलेटाइल सॉलिड का अगर वेपर प्रेशर दिया हो तो आप इस तरीके से इंटरप्रेट करने चाहिए। ठीक है, अपने को ये बात समझ में आ गई, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अपनी सेकेंड टाइप की रिएक्शन, हेट्रोजीनस एक्वस बट नॉट गैसियस। इसका क्या मतलब है, हेट्रोजीनस एक्वस बट नॉट गैसियस का, हेट्रोजीनस एक्वस बट नॉट गैसियस का ये मतलब है कि आपका सॉलिड लिक्विड दोनों में से कोई भी हो सकता है, एक्वस तो होगा ही होगा लेकिन गैस नहीं होगी। सॉलिड लिक्विड को तो इंक्लूड ही नहीं करना, भूल जाओ उसे। तो एक्वस के लिए आप बताओ कि क्या था, एक्वस के लिए याद करो मैंने क्या लिखवाया था कि इन के इक्विलिब्रियम फॉर दीज रिएक्शंस, आपको एक्वस के लिए क्या लेना है, सिर्फ और सिर्फ कंसंट्रेशन लेनी है। ठीक है, तो अगर एक्वस आप कोई भी सब्सटेंस है तो उनका अमाउंट को आप कंसंट्रेशन के टर्म्स में, मोलारिटी के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हो, पार्शियल प्रेशर के टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। तो इसी वजह से केसी डिफाइन होगा, केपी डिफाइन नहीं होगा, और क्योंकि केपी डिफाइन नहीं है तो केपी और केसी के बीच का रिलेशन भी एप्लीकेबल नहीं होगा। जैसे याद करो होमोजीनस एक्वस में हम क्या करते थे, केसी के यूनिट्स मोल पर लीटर रेज़ टू द पावर में डेल्टा एन एक्वस कर देते थे। उसी तरीके से यहाँ भी हेट्रोजीनस एक्वस के केस में भी, क्योंकि गैसियस तो है नहीं कोई भी चीज़, ठीक है, सॉलिड लिक्विड को लिखना नहीं है, तो जैसे होमोजीनस एक्वस में करते थे वैसे ही आप हेट्रोजीनस एक्वस बट नॉट गैसियस में भी केसी का यूनिट मोल पर लीटर रेज़ टू पावर में डेल्टा एन एक्वस लिख सकते हो, और केपी तो डिफाइन ही नहीं है। तो अगर हम एक रिएक्शन लें Fe सॉलिड
प्लस ट्वाइस ऑफ Ag प्लस एक्वस रिवर्सिबली चेंजिंग इनटू Fe2 प्लस एक्वस प्लस ट्वाइस ऑफ Ag सॉलिड। इसके Kc का एक्सप्रेशन लिखे, Kp तो डिफाइंड ही नहीं है, Kc का एक्सप्रेशन आप लिखोगे तो आपका दो तो आपके प्योर सॉलिड है, Fe सॉलिड और Ag सॉलिड, इनको तो आप इंक्लूड नहीं करोगे। बाकी Kc का एक्सप्रेशन क्या लिख दोगे, Fe2 प्लस एक्वस की कंसंट्रेशन रेज़ टू पावर में इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट डिवाइडेड बाय Ag2 प्लस एक्वस, सॉरी Ag2 प्लस नहीं, Ag प्लस एक्वस रेज़ टू पावर में इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2। Kc की यूनिट क्या आ जाएगी, मोल पर लीटर रेज़ टू पावर में डेल्टा Ng नहीं डेल्टा N एक्वस, ठीक है। डेल्टा N एक्वस कितना हो जाएगा, प्रोडक्ट साइड एक्वस मोल्स 1, रिएक्टेंट साइड एक्वस मोल्स 2, तो डेल्टा N एक्वस आ जाएगा -1। Kp डिफाइंड नहीं है, Kp और Kc के बीच का रिलेशन भी एप्लीकेबल नहीं होगा। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। एक और एग्जांपल में हमारा क्या है कि ट्वाइस ऑफ Hg लिक्विड प्लस Cu2 प्लस एक्वस रिवर्सिबली चेंजिंग इनटू Hg2 2 प्लस एक्वस प्लस Cu सॉलिड, ठीक है। तो आपका अगेन एक प्योर लिक्विड है, एक प्योर सॉलिड है, तो Kc का एक्सप्रेशन में आपका क्या आएगा, आपका सिर्फ और एक्वस वाले ही लोगे, तो Hg2 2 प्लस की कंसंट्रेशन रेज़ टू पावर में इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 डिवाइडेड बाय Cu2 प्लस की कंसंट्रेशन रेज़ टू पावर में इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1। अगर मैं Kc की यूनिट की बात करूं तो मोल पर लीटर रेज़ टू पावर में डेल्टा N एक्वस, प्रोडक्ट साइड एक्वस मोल्स 1, रिएक्टेंट साइड एक्वस मोल्स 1, तो डेल्टा N एक्वस आ गया 0, यानी कि मोल पर लीटर की पावर 0, यानी कि Kc आपका यूनिटलेस हो गया। Kp डिफाइंड ही नहीं है क्योंकि ये हेट्रोजिनस एक्वस बट नॉट गैसियस टाइप की रिएक्शन है, तो Kp और Kc के बीच का रिलेशन भी एप्लीकेबल नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। अब तीसरे टाइप की रिएक्शन आती हैं आपकी, जो कि हेट्रोजिनस रिएक्शन आती हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके ऊपर स्टार भी लटका लो। इनके ऊपर क्वेश्चन ज़्यादा नहीं पूछे गए हैं, लेकिन जब पूछे जाएंगे तो गलत होंगे, सब लोग गलत करके आएंगे। नीट में पूछे जाने के चांस तो बहुत कम है, लेकिन जेई मेंस का रेयर क्वेश्चन और जेई एडवांस का प्रोबेबल क्वेश्चन ये है कि हेट्रोजिनस आपकी है जिसमें बोथ गैसियस और एक्वस दोनों प्रेजेंट है, मतलब सॉलिड लिक्विड हो सकता है और साथ ही साथ गैसियस और एक्वस दोनों साथ में प्रेजेंट है। सॉलिड लिक्विड में से दोनों में से कोई हो ना हो एक ही बात है, और आपका लेकिन गैस और एक्वस दोनों साथ में प्रेजेंट है। तब क्या करेंगे भाई, एक कॉमन बात आती है कि गैसेस के लिए आपका पार्शियल प्रेशर में भी लिख सकते हो अमाउंट और कंसंट्रेशन में भी लिख सकते हो। एक्वस के लिए आप कंसंट्रेशन में लिखते हो, कंसंट्रेशन के टर्म्स में लिखते हो अमाउंट, तो आप क्यों ना सिर्फ कंसंट्रेशन के टर्म में लिख लो, Kc को डिफाइन कर दो, Kp डिफाइन नहीं होगा। लेकिन सच बात यह है कि नाइदर Kp नॉर Kc डिफाइंड। मैं गलत नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं सही पढ़ा रहा हूँ, बहुत ही रिसर्च के साथ पढ़ा रहा हूँ, तो एकदम ठीक पढ़ा रहा हूँ, इस बात को नोट करो, ध्यान से समझो, ठीक है। Kp भी डिफाइंड नहीं होगा, Kc भी डिफाइंड नहीं होगा। क्या डिफाइंड होगा, नया टाइप का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kpc डिफाइंड होगा। Kpc क्या होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ बोथ कंसंट्रेशन एंड पार्शियल प्रेशर। जैसे Kc था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन, Kp था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर, वैसे ही Kpc क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ बोथ कंसंट्रेशन एंड पार्शियल प्रेशर। अब एक्वस के लिए तो हमें पता है कि मोलैरिटी के टर्म्स में लिखोगे, कंसंट्रेशन के टर्म्स में लिखोगे, लेकिन गैस के लिए आपने पार्शियल प्रेशर के टर्म्स में लिखोगे। क्यों भाई, गैसेस के लिए हमने कंसंट्रेशन के टर्म्स में क्यों नहीं लिखा, उसके रीजन पे भी मैं आता हूँ। साथ ही साथ Kpc की यूनिट्स क्या हो जाएंगी, जैसे आप गैस के लिए अलग निकालोगे और आप एक्वस के लिए अलग निकालोगे, मतलब कंसंट्रेशन के टर्म्स में अलग निकालोगे और पार्शियल प्रेशर के टर्म्स में अलग, तो Kpc की यूनिट हो जाएगी मोल पर लीटर रेज़ टू पावर में डेल्टा N एक्वस टाइम्स ATM रेज़ टू पावर में डेल्टा Ng। ये पूरी आपकी यूनिट हो जाएगी Kpc की, तो ये बात भी ध्यान रखें। एक एग्जांपल से ही चीज़ों को मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि सपोज हमारा एक रिएक्शन है, रिवर्सिबल रिएक्शन है, NH3 गैस प्लस वाटर लिक्विड रिवर्सिबली चेंजिंग इनटू NH4 एक्वस प्लस OH माइनस एक्वस। अब इसमें एक्वस फेज भी है, आपका गैसियस फेज भी है और आपका प्योर लिक्विड फेज भी है। प्योर लिक्विड को तो भूल जाओ भाई, भाड़ में जा, में इंक्लूड ही नहीं करना, इग्नोर करना है, ठीक है। तो अब गैस और एक्वस दोनों साथ में प्रेजेंट है, तो ना Kp डिफाइंड है ना Kc डिफाइंड है। सिर्फ गैस होता नॉट एक्वस होता तो आपका Kp Kc दोनों डिफाइंड होता, सिर्फ एक्वस होता तो Kc डिफाइंड होता, लेकिन गैस और एक्वस साथ में है तो नाइदर Kp नॉट Kc इज डिफाइंड, आपका Kpc डिफाइंड है। तो Kpc आप क्या लिखोगे, आपको NH4 प्लस यानी कि एक्वस वाले जो हैं वो सभी की कंसंट्रेशन लिखनी है और गैस वाले की पार्शियल प्रेशर लिखना है, ठीक है। तो NH4 प्लस एक्वस की कंसंट्रेशन रेज़ टू पावर में 1, OH माइनस की कंसंट्रेशन रेज़ टू पावर में 1 डिवाइडेड बाय, आप वाटर लिक्विड को तो आप इंक्लूड करोगे ही नहीं, प्योर लिक्विड है, NH3 गैस है, तो इसके पार्शियल प्रेशर के टर्म्स में इस चीज़ को लिखोगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 रेज़ टू पावर में इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1, ठीक है। अब यूनिट की बात करें Kpc तो मोल पर लीटर रेज़ टू पावर में डेल्टा N एक्वस, डेल्टा N एक्वस की बात करें तो कितना, प्रोडक्ट साइड एक्वस मोल 2, रिएक्टेंट साइड एक्वस मोल 0, ठीक है। तो आपका डेल्टा N एक्वस आ गया 2, तो मोल पर लीटर का स्क्वायर टाइम्स ATM रेज़ टू पावर में डेल्टा Ng, प्रोडक्ट साइड गैसियस मोल 0, रिएक्टेंट साइड गैसियस मोल्स 1, तो आपका
-1 आ गया डेल्टा Ng, तो मोल पर लीटर का स्क्वायर और ATM इनवर्स, ये आ गई आपकी KPC की यूनिट। अब बात आती है कि हमने गैसेस के लिए जब कंसंट्रेशन के टर्म्स में लिख सकते हैं, तो हमने गैसेस को कंसंट्रेशन के टर्म्स में क्यों नहीं लिखा, सीधा KC डिफाइन कर देते। ये KPC, के पुराना चावल लिखने की क्या जरूरत है भाई, के ना तो ये के पुराना चावल है, ना के ए प्रियंका चोपड़ा, ना परिणीति चोपड़ा, ठीक है, ना पीयूष चावला, ये कुछ ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ये आपका के इन टर्म्स ऑफ प्रेशर एंड इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन करने की क्या ज़रूरत हमें पड़ी। तो भाई ये बात समझो कि अगर हम इसे कंसंट्रेशन के टर्म्स में लिख देते कि NH4 प्लस एक्वस की कंसंट्रेशन, ठीक है, इस तरीके से, और OH माइनस एक्वस की कंसंट्रेशन, ठीक है, रेज टू द पावर में ऑब्वियसली स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 1 आ जाता। अपॉन में NH3 गैस की अगर हम कंसंट्रेशन के टर्म्स में अगर हम उसे लिख देते हैं कि NH3 गैस की कंसंट्रेशन रेज टू द पावर में इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1, इस तरीके से हम इसका KC लिख देते, ठीक है, लिख सकते थे, क्यों नहीं लिखा। अब देखो क्या बात आती कि अगर हम इसको फिर फर्दर सिंप्लीफाई करते कि NH4 प्लस एक्वस अगर हमारा है, तो इसका अगर हम मोलारिटी को लिखते तो मोलारिटी क्या लिखते हैं इसकी, मोल्स ऑफ NH4 प्लस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, ठीक है, इस तरीके से लिखते, और रेज टू द पावर में 1, ठीक है, मोल्स ऑफ OH माइनस लिख देते इसे, मोल्स ऑफ OH माइनस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, ठीक है, रेज टू द पावर में 1। और आप इसी तरीके से NH3 गैस की कंसंट्रेशन क्या लिख देते, मोल्स ऑफ NH3 गैस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, और हम ये वॉल्यूम से वॉल्यूम काट देते। लेकिन ये दिक्कत आती कि भाई ऊपर वाला तो आपका क्या है, ये एक्वस है, एक्वस मतलब सोल्यूशन है, सोल्यूशन के लिए क्या होता है, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, तो ये वॉल्यूम तो है भाई सोल्यूशन का, ठीक है। लेकिन NH3 गैस क्या है भाई, ये तो प्योर गैस है, प्योर गैस का आपका वॉल्यूम कैसे निकालोगे आप, प्योर मतलब प्योर गैस की जब कंसंट्रेशन होगी तो वो क्या होगी, प्योर गैस की मोलैरिटी आप ऐसे निकालते हो कि मोल्स ऑफ गैस, ठीक है, जिस प्योर गैस की आपको मोलैरिटी निकालनी है तो मोल्स लोगे उसी गैस के, तो मोल्स ऑफ गैस यानी मोल्स ऑफ NH3 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ गैस, वॉल्यूम ऑफ गैस क्या होगी, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, तो वॉल्यूम ऑफ गैस लिखो चाहे वॉल्यूम ऑफ कंटेनर लिखो। लेकिन क्या वॉल्यूम ऑफ कंटेनर और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन बराबर होगा, बिल्कुल भी बराबर नहीं होगा। क्यों बराबर होगा भाई, देखो ये हमारा क्या है, ये कंटेनर है, सपोज यहाँ से यहाँ तक हमारा लिक्विड प्रेजेंट है, ठीक है, क्लोज कंटेनर ही होगा तभी गैस प्रेजेंट होगी, ठीक है, तो ये तो वॉल्यूम हमारा क्या हो गया, गैस का वॉल्यूम हो गया, और ये वॉल्यूम हमारा लिक्विड का वॉल्यूम हो गया, तो ये दोनों बराबर, ये वॉल्यूम आप लिक्विड का वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन बोल दो, ठीक है। तो सोल्यूशन तो यहाँ प्रेजेंट है और गैस इसके ऊपर प्रेजेंट है, तो भाई ये दोनों बराबर हों ऐसा तो कोई ज़रूरी नहीं है, तो आप V से V कट ना कर दो। तो साइंटिस्ट लोग ने कहा कि इतनी परेशानी ना हो कि भाई लोग में ज़्यादा दिमाग तो है नहीं, लोग कंफ्यूज और हो जाएंगे कि भाई ये वॉल्यूम वॉल्यूम क्या, अब ऊपर वाला वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन है, नीचे वाला वॉल्यूम ऑफ कंटेनर है, इतना लोगों में दिमाग नहीं है, इसलिए हम नया टाइप का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही डिफाइन कर देते हैं, KPC, झंझट ही खत्म। आप गैसेस को लिखो पार्शियल प्रेशर के टर्म्स में, आप एक्वस चीज़ को लिखो कंसंट्रेशन के टर्म्स में, आप भी सुखी रहो हम भी सुखी रहे, कोई दिक्कत ना हो। तो इसलिए हमारा काम आसान करने के लिए उन्होंने ये चीज़ करी है, ठीक है। तो अपने को ये बात क्लैरिटी से समझ में आनी चाहिए कि अगर गैस और एक्वस दोनों साथ में प्रेजेंट है तो आप ना तो KP डिफाइन करोगे ना KC डिफाइन करोगे, नया टाइप का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट KPC डिफाइन कर दोगे, ठीक है। एक और अगर हम एग्जांपल ले, H2 गैस प्लस ट्वाइस ऑफ Ag प्लस एक्वस रिवर्सिबली चेंजिंग इनटू ट्वाइस ऑफ H प्लस एक्वस प्लस ट्वाइस ऑफ Ag सॉलिड, ठीक है। तो एक्वस भी है, गैस भी है, सॉलिड भी है, सॉलिड को तो भूल जाओ, प्योर सॉलिड को तो इंक्लूड ही नहीं करना, तो आप गैस और एक्वस साथ में है तो KP भी डिफाइंड नहीं, KC भी डिफाइंड नहीं, नया टाइप का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट KPC डिफाइंड है। तो KPC के लिए आप क्या लिखोगे, आपका प्रोडक्ट का अमाउंट, अब प्रोडक्ट में आपका एक्वस है तो इसकी कंसंट्रेशन लिखोगे, H प्लस की कंसंट्रेशन रेज टू पावर में इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट डिवाइडेड बाय H2 गैस है तो इसको पार्शियल प्रेशर लिखोगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 गैस रेज टू पावर में इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 मल्टीप्लाई बाय आपका Ag प्लस एक्वस है तो आप इसको कंसंट्रेशन लिखोगे, Ag प्लस की कंसंट्रेशन रेज टू पावर में इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2, ठीक है। तो ये आपने KPC लिख दिया, ठीक है। तो इस तरीके से आप हेट्रोजीनस इक्विलिब्रियम में सभी टाइप की रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख सकते हो, हेट्रोजीनस गैसियस बट नॉट एक्वस, हेट्रोजीनस एक्वस बट नॉट गैसियस, और हेट्रोजीनस बोथ एक्वस एंड गैसियस। तो दोनों तीनों को ही आप किस तरीके से लिख सकते हो ये बात आपको ध्यान रखनी है। लास्ट वाला KPC वाली बात थोड़ी सी नई होगी कई लोगों के लिए, तो उस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखें, JEE एडवांस में स्पेसिफिकली वो चीज़ पूछी जा सकती है, ठीक है। नीट में पूछे जाने के चांस बहुत ही कम है या ना के बराबर है।
ठीक है, तो अब यहीं पे रुकते हैं, इसके आगे की चीज़ को आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए इन नोट्स को अच्छे से पढ़ो, बार बार रिवाइज करो। आप मल्टीपल टाइम जब रिवाइज करोगे तब आपके दिमाग में सेट होंगे और आप एग्जाम में स्पीड विद एक्यूरेसी के साथ क्वेश्चंस को हिट कर पाओगे, टैकल कर पाओगे। वरना दिमाग में क्वेश्चन जब आएगा तो आप स्ट्राइक नहीं कर पाएगा कॉन्सेप्ट की, क्वेश्चन आया, कॉन्सेप्ट स्ट्राइक नहीं करा और आपका क्वेश्चन या तो गलत हो जाएगा या फिर छोड़ना पड़ेगा। तो अगर क्वेश्चन देखते ही लाइट की स्पीड से आपको कॉन्सेप्ट दिमाग में स्ट्राइक करवाना है तो आप मल्टीपल टाइम नोट्स का रिवीजन करें, डिसेंट अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस करें, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें, आप बहुत ही अच्छा एग्जामिनेशन में स्कोर कर पाओगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।